Hello students, welcome back for the online classes of literature. Hope you are all fine and fit enough and enjoying your time. Today we will read about chapter number 8, The Necklace. Okay, previously we have covered lesson number 7. Whoever student have not seen that video, you must see the chapter number 7 video for your preparation of exams. So kindly go there on the software and watch that video. Now we will discuss about the chapter number 8, The Necklace, which is a very beautiful story written by गाय डे माउपेसेंट. ठीक है, इनका नाम है, जो राइटर हैं ये बहुत ही अच्छे राइटर है फ्रांस के, गाय डे माउपेसेंट. ठीक है, उन्होंने ये जो स्टोरी लिखी है द नेकलेस, ये एक लड़की के नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट है. ठीक है, इसकी समरी मैं इसको आपको सब लास्ट में बताऊंगा. अभी मैं आपको चैप्टर को पढ़ करके पैराग्राफ वाइज आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा. फिर इसके बाद लास्ट में आपको इसके कंक्लूज़न पे लेकर के आऊँगा कि एक्चुअली में ये स्टोरी किसके बारे में दी गई है, इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा. ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि इसका क्लाइमेक्स क्या होगा, सारी चीज़ें हम लास्ट में जानेंगे. तो आज के वीडियो में मैं आपको फर्स्ट 2 पेजेस एक्सप्लेन करूँगा, जिसे आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चैप्टर पे आते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द गर्ल वॉज वन ऑफ दोज प्रिटी एंड चार्मिंग यंग क्रिएचर्स हु समटाइम्स आर बॉर्न एज इफ बाई अ स्लिप ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. ओके, अब यहाँ पर एक लड़की का जिक्र हो रहा है, एक गर्ल का जिक्र हो रहा है, जिसका जो जन्म हुआ है वो एक क्लर्क फैमिली में हुआ है. ठीक है, उसका जन्म क्लर्क फैमिली में हुआ है. लेकिन यहाँ बताया गया कि जैसे गलती से उसका जो जन्म है वो क्लर्क के फैमिली में हो गया है, बल्कि उसे किसी राजा महाराजा के यहाँ पर बहुत ही बड़े घर में जन्म लेना चाहिए था. उसकी जो डेस्टिनी थी वो किसी बड़े घर की थी, लेकिन गलती से उसका जो जन्म हुआ है वो क्लर्क के घर में हो गया है. ठीक है, शी हैड नो डाउरी, नो एक्सपेक्टेशंस, नो वे ऑफ बीइंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड, मैरिड बाई एनी रिच एंड डिस्टिंग्विश्ड मैन. ठीक है, अब उसके पास कोई डाउरी मतलब दहेज देने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे. ठीक है, उसको कोई जानता नहीं था और उससे कोई प्यार नहीं करता था, मतलब कोई उसका जैसे हम कह सकते हैं ना, कोई किसी के साथ वो रिलेशन में नहीं थी. ठीक है, तो इस तरीके से उसे कोई तो जब उसको कोई जानता नहीं था, वो दहेज नहीं दे सकती थी, बड़े घर में उसकी शादी नहीं हो सकती थी. तो इस तरीके से जब हमने देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन सभी रीजंस के कारण उसकी जो शादी हुई थी she was married by any rich and distinguished man, so she let herself be married to a little clerk of the Ministry of Public Instruction. ठीक है, तो उसकी जो शादी थी वो एक छोटे से क्लर्क के साथ हो गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में काम करता था. ठीक है, यहाँ तक आपको बात को समझ में आई. तो यहाँ पर छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया गया उस लड़की के बारे में कि उसका जो जन्म हुआ था वो क्लर्क के फैमिली में था, लेकिन उसके बिहेवियर नेचर से ऐसा लगता है कि उस लड़की का जो जन्म होना चाहिए था वो किसी बड़े घर में होना चाहिए था, किसी रिच फैमिली में होना चाहिए था. और फिर बताया गया कि वो पुअर फैमिली में जन्म लेने के कारण उसे कोई प्यार नहीं करता था, उसे कोई जानता नहीं था, उसके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए उसकी जो शादी थी वो एक क्लर्क के साथ हो जाती है. फिर हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पर. सी ड्रेस्ड plainly because she could not dress well, but she was unhappy as if she had really fallen from a higher station. Since with women there is neither caste nor rank, for beauty, grace and charm take the place of family and birth, naturally, ingenuity, instinct for
What is elegant, a supple mind are their sole hierarchy, and often make of women of the people the equals of the very greatest ladies. अब यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि सी ड्रेस्ड प्लेनली बिकॉज शी कुड नॉट ड्रेस वेल. ठीक है. अब यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो लेडीज़ होती हैं या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग, उसके सोसाइटी, उसके नेचर का इफ़ेक्ट कैसे उसके लिविंग हैबिट्स पर पड़ता है. अब हमें अभी पता चला कि ये जो लड़की थी वो पुअर फैमिली से थी. तो पुअर फैमिली में होने के कारण उसको कपड़े वगैरह पहनना सही से नहीं आता था. मतलब जैसे मॉडर्न लोग अच्छे से वेल ड्रेस्ड अप होते हैं तो उस तरीके से वो कपड़े नहीं पहन पाती थी. वो सेम प्लेनली वो मतलब साधारण से कपड़े पहन लेती थी. ठीक है. आगे भी ये बताया गया है कि हम जैसे सिचुएशंस में इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ही यही है कि जो जैसे भी लोग होते हैं, जिस सोसाइटी में जैसा उनका ओहदा होता है, ओहदा का मतलब यहाँ पर जैसा उनका रैंक होता है, जिस कैटेगरी में वो होते हैं, उसी के हिसाब से उनका रहन सहन भी हो जाता है. ठीक है. लेकिन ये जो लड़की थी ये अपने रियलिटी से हट करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती थी. ठीक है. मतलब इसका कहने का ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि ये लड़की थी तो पुअर, लेकिन इसके माइंड में हमेशा अमीर लोगों के ख्यालात आते थे. हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी. ठीक है. तो अब हम इसके बाद देखेंगे मटिल्डा सफर्ड केयरलेसली, फीलिंग हरसेल्फ बॉर्न टू एंजॉय ऑल डेलिकेसीज एंड ऑल लग्जरीज. अब यहाँ पे नाम डिस्क्राइब किया गया है, नाम बताया गया है कि उस लड़की का क्या नाम था, मटिल्डा. ठीक है. वो केयरलेसली सफ़र करती थी, मतलब इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती थी कि मैं किस लेवल पे हूँ, मैं क्या हूँ, उसी में खुश रहूँ. इन पे ध्यान नहीं रहता था उसका. वो ये सोचती थी कि मेरा जो जन्म हुआ है वो ऐशो आराम के लिए हुआ है. ठीक है. ऐशो आराम के लिए हुआ है, तो हमेशा उसी के बारे में वो सोचती रहती थी. सी वॉज डिस्ट्रेस्ड एट द पोवर्टी ऑफ अ ड्वेलिंग. वो अपने जो अभी इस समय जो अपनी लाइफ सरवाइव कर रही थी ना, तो बहुत ही पोवर्टी थी, मतलब पुअर थी, तो उस पर वो उस चीज़ को सोच करके बहुत परेशान होती थी. एट द बेयरनेस ऑफ द वॉल्स, एट द शैबी चेयर्स, द अगलीनेस ऑफ द कर्टन्स. अपने घर को देख करके, कुर्सियों को देख करके, दीवालों को देख करके बहुत ही परेशान होती थी, चिंतित हो जाती थी वो. ठीक है. नाउ एट ऑल दोज थिंग्स ऑफ विच अनदर वुमेन ऑफ हर रैंक वुड नेवर इवन हैव बीन कॉन्शियस. ठीक है. अब उसके घर में जो जो चीज़ें थीं, बात को ध्यान से समझिएगा, उसके घर में जो जो चीज़ें थीं, उसके रैंक वाले, मतलब वो क्लर्क की वाइफ थी, तो मतलब क्लर्क की वाइफ होते हुए अगर और कोई होता तो वो उन सारी चीज़ों के बारे में सोच करके खुश हो जाता जो उसके घर में था. लेकिन मटिल्डा का क्या नेचर है कि वो अपने घर की हालत को देख करके, हालांकि उसकी चीज़ में उसके रैंक के हिसाब से काफ़ी कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को देख करके भी वो दुखी रहती है कि ये सब मेरे किसी काम का नहीं है. ठीक है. अब इसके बाद देखो, टॉर्चर्ड हर एंड मेड हर एंग्री. तो वो सारे जो उसके घर के सामान थे ना, उसको वो उसको टॉर्चर करते थे और उन्हें देख करके उसे गुस्सा आता था कि मैं इतनी मतलब राजा महाराजाओं की तरह रहने वाली ऐशो आराम से रहना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें कैसी हैं, मेरे लायक ये सब नहीं है. द साइट ऑफ द लिटिल ब्रेटन पीजेंट हु डिड हर हम्बल हाउस वर्क अराउज्ड इन हर डिस्पेयरिंग रिग्रेट्स एंड बिविल्डरिंग ड्रीम्स. ठीक है. अब उसके ख्यालों में, उसके सपनों में वो लिटिल ब्रेटन पीजेंट आने लगा, जो हमेशा अपने घर के कामों को करता रहता, मतलब उसके हाउस होल्ड वर्क को करता था. ठीक है. सी थॉट ऑफ साइलेंट एंड चैम्बर्स, एंटी चैम्बर्स hung with oriental tapestry illumined by tall bronze candelabra, and of two great footmen in knee breeches who slept in the big armchairs made drowsy by the oppressive heat of the stove.
ठीक है। अब वो अपने पूरे मतलब घर की हालत को डिस्क्राइब कर रही है कि किस तरीके से वो स्टोव के थ्रू सारे काम करती है, उसके बाद दीवार का डिस्क्रिप्शन करती है, तो इन सारी चीज़ों को बता रही, मतलब कहने का सिर्फ सिंपल सा आप समझिए कि वो अपने किसी भी कंडीशन से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे, शी थॉट ऑफ लॉन्ग रिसेप्शन हॉल्स hung with ancient silk of the dainty cabinets containing priceless curiosities and of the little coquettish perfumed reception rooms made for chatting at 5 o'clock with intimate friends। ठीक है। अब वो यहाँ पर सोच रही है कि मेरा घर कैसा होना चाहिए था। वो चाहती थी कि मेरे घर में बड़ा सा हॉल होना चाहिए था। ठीक है, बड़ा सा हॉल होना चाहिए था जिसपे एंशियंट सिल्क मतलब रेशम के पर्दे हो, रेशम के सामान हो वहाँ पर। ठीक है। इसके बाद एक बड़ी सी घड़ी हो जिसमें 5 बजते ही जब वो बड़ी सी घड़ी ये बताए कि 5 बज गए तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप करूं। ठीक है। फिर इसके बाद विथ मैन फेमस एंड साउट आफ्टर whom all women envy and whose attention they all desire। ठीक है। अब इसके बाद मतलब उन फ्रेंड्स के साथ रहूं जिनका अटेंशन हर एक मेल, हर एक मैन पाना चाहते हूं। ठीक है। फिर इसके बाद when she sat down to dinner before the round table covered with a tablecloth in use 3 days। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया जाएगा कि अब उसे खाने से भी एलर्जी होती थी। खाना जो खाती थी ना उसमें भी वो चाहती थी कि मेरा जो खाना है वो भी बहुत ही रिच, जैसे रिच पर्सन्स का रहता है उसी तरीके का मेरा भी खाना हो। अब उसको उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। देखिए, राउंड टेबल कवर्ड विथ अ टेबल क्लॉथ इन यूज 3 days opposite her husband who uncovered the soup tureen and declared with a delight air। अब देखिए जब डिनर पे बैठते थे हस्बैंड और वाइफ दोनों, तो हस्बैंड उस डिनर को देख करके, जो ट्यूरिन शॉप होता था, सूप होता था, उसको देख करके वो खुश हो जाता था और कहता था, आह द गुड सूप, आई डोंट नो एनीथिंग बेटर दैन डैट। मुझे इससे अच्छा और कुछ भी लगता नहीं है। ठीक है। तो वो उस सूप को देख करके खुश हो जाता था, लेकिन ये जो मटिल्डा थी उसी खाने को देख करके परेशान हो जाती थी। उसे चिड़चिड़ापन होने लगता था कि ये कैसा खाना है, ये तो मेरे लायक है ही नहीं। मुझे तो उसके माइंड में मतलब अच्छे अच्छे खाना जो राजा महाराजा लोग, रिच पर्सन्स खाते हैं, उनका ख्याल आने लगता था। तो मैं तो वो खाना खा सकती हूँ, इससे मुझे ये मैं नहीं खा पाऊँगी। तो इस तरीके की बातें वो सोचती है। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में यही चीज़ बताई गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। शी हैड नो गाउन्स, नो जेवल्स, नथिंग, एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट शी फेल्ट मेड फॉर दैट। ठीक है। उसके पास कोई गहने नहीं थे, कोई कपड़े नहीं थे अच्छे से, कोई ज्वेलरी नहीं थी, ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन वो सोचती थी कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो उसी के लिए बनी हैं, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ भी नहीं था। शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, टू बी इनवीड, टू बी चार्मिंग, टू बी शाउट आफ्टर। ठीक है। वो हमेशा चाहती थी कि उसको भी मतलब उसका अट्रैक्शन भी लोगों की तरफ हो, उसको भी लोग जाने, उसको भी पहचाने। इस तरीके की बातें वो सोचती रहती थी। ठीक है। शी हैड अ फ्रेंड, a former schoolmate at the convent who was rich and whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home। ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन है कि उसकी एक फ्रेंड थी, फॉर्मर स्कूलमेट थी जो बहुत ही रिच थी, लेकिन अब वो उससे मिलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि अब उसकी शादी क्लर्क के साथ हो गई है और अब वो अपनी स्टेटस को उसके सामने रखना नहीं चाहती। ठीक है। अब इसके बाद फिर से आगे देखेंगे हम। बट वन इवनिंग हर हस्बैंड रीच्ड होम विथ अ ट्रायम्फेंट एयर एंड होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। अब देखिए हमारी जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि एक दिन की बात है कि उसका जो हस्बैंड था वो खुश होकर के अपने हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप लेकर के आता है
और कहता है, देयर सेड ही देयर इज समथिंग फॉर यू, वहाँ देखो वहाँ तुम्हारे लिए कुछ है, अपनी वाइफ को इंडिकेट करते हुए कहता है कि वहाँ देखो वहाँ कुछ तुम्हारे लिए है। शी टोर द पेपर क्विकली एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच बोर दीज वर्ड्स। ठीक है, उसने उस एनवलप के पेपर को, ऊपर के लिफाफे को फाड़ा और उसमें से एक कार्ड निकाला, प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पे कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पेन्यू रिक्वेस्ट द honor of Mr. and Madame Loisel's company at the Palace of the Ministry on Monday evening, January 18th। ठीक है, अब वो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक इनविटेशन कार्ड था जिसमें दोनों मटिल्डा और उसके हस्बैंड को इनवाइट किया गया था पब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस में। ठीक है, मैडम जॉर्ज की तरफ से ये इनविटेशन उन दोनों को मिला था। ठीक है, अब इस इनविटेशन को पाने के बाद देखिए क्या रिएक्शंस आते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। इंस्टीड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, शी थ्रू द इनविटेशन ऑन द टेबल क्रॉसली इन मटरिंग। ठीक है, अब उस इनविटेशन को पाने के बाद जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा था कि मेरी जो वाइफ है वो खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो क्या होती है, थोड़ा सा खुश नहीं होती, वो निराश हो जाती है, वो दुखी हो जाती है और थोड़ा सा मटरिंग का मतलब धीमी आवाज़ में बोलते हुए उस लिफाफे को क्रॉस मतलब टेबल पर फेंक देती है। व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट? तुम क्या चाहते हो इसका मैं क्या करूँ? मतलब वो निराश होकर के, दुखी होकर के कहती मैं इसका क्या करूँ? वाई माई डियर, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, यू नेवर गो आउट एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी। अब उसका हस्बैंड कहता क्यों, क्या हो गया? ये तो मैंने तो सोचा था कि तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम दोनों बाहर जाएंगे। आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो, इट इज़ वेरी सेलेक्ट एंड दे आर नॉट गिविंग मेनी इन्विटेशन टू क्लर्क्स, द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो इनविटेशन है वो सबको नहीं मिलता है, ये बहुत सेलेक्टेड लोगों को मिलता है और वहाँ पर बहुत सारे ऑफिशियल लोग भी आएंगे, तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा वहाँ पर जाएंगे तो। ठीक है, शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड ग्लांस एंड सेड इम्पेशेंटली। अब वो उसको थोड़ा सा मतलब इरिटेट मतलब गुस्से से देखती है। ठीक है, देखने के बाद वो कहती है, एंड वॉट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक? ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, ही स्टैमर्ड। ठीक है, अब वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, और ये बताओ कि हम लोग पहन के क्या जाएंगे? ऑफिशियल के सामने तो ठीक है, हम लोग पहनेंगे क्या? तो अब उसके जो हस्बैंड था उसने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो उस स्टैमर्ड मतलब थोड़ा सा हकलाने लगता है, उसकी आवाज़ हकलाने लगता है। ठीक है, वाई द गाउन यू गो टू द थिएटर इन, इट लुक्स वेरी वेल टू मी। ठीक है, वो कहता है कि वाई, क्यों, वो गाउन कहाँ पर है? थोड़ा सा हकलाते हुए, जैसे हस्बैंड थोड़ा सा रुक के बोलता है, वो क्यों, क्या हो गया? वो गाउन कहाँ है जो तुम मेरे साथ थिएटर में पिक्चर देखने चलती थी पहनकर? वो तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ही स्टॉप्ड डिस्ट्रैक्टेड सीइंग दैट हिज वाइफ वॉज वीपिंग। अब फिर वो इतना कहते वो रुक जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है जब वो देखता है कि उसकी वाइफ रो रही है। टू ग्रेट टीयर्स रैन स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हर आइज टूवर्ड्स द कॉर्नर्स ऑफ हर माउथ। और दो मतलब आंसू अब निकल करके उसकी आंखों से बह करके उसके माउथ तक आ रहे थे। व्हाट्स द मैटर, ही स्टटर्ड। अब वो जल्दी से मतलब थोड़ा सा इम्पेशेंटली वो भी बोलता है कि आखिर बात क्या है, बताओ तो। बाई अ वायलेंट एफर्ट शी कॉन्क्वर्ड हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन अ काम वॉइस while she wiped her wet cheeks। ठीक है, अब वो मतलब बहुत मेहनत करके अपने दुख को मतलब अपने ग्रीफ को कंट्रोल करती है और आराम से बताती है, कहती है। ठीक है, अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है। अब वो क्या कहती है, आगे क्या चीज़ें होंगी, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश करिए। आगे का चैप्टर रीड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।